हाय ऑल, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और इस चैनल पे जो सबसे ज़्यादा मैंने मेहनत की है आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स जो आप 2024 देने वाले हो, तो उस पे जो सबसे ज़्यादा मैंने वीडियोस बनाई है जिससे रिलेटेड वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यू से रिलेटेड। और इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स, ये वाला जो प्लेलिस्ट है, ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है इसमें स्ट्रैटेजीज बताए गए हैं, रीसेंट चेंजिंग पैटर्न के बारे में बात की गई है 2022 के बाद, खासकर 2022 और 2023 में यूपीएससी ने अपना पूरा ही पैटर्न चेंज कर दिया है। इवन जो ऑप्शंस वो पूछ रहे हैं वो काफी ज्यादा चेंज हो गया है। तो आपको एक बार जाके देखना पड़ेगा कि जो रैंडमनेस जो पहले भी था प्रीलिम्स में वो रैंडम था पेपर, लेकिन अब और ज्यादा रैंडम आने लगा है, बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ गया है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि प्रीलिम्स को क्रैक करना काफी मुश्किल हो रहा है। इवन जो टॉपर्स हैं उनके 1-2 मार्क्स से प्रीलिम्स निकल रहे हैं। तो ऐसे वीडियोस मैंने बनाए हैं क्योंकि मैंने खुद 2-3 बार प्रीलिम्स दिया था। तो मुझे पता है कि लेटेस्ट जो चैलेंज है एक एस्पिरेंट के लिए वो क्या है। तो इसलिए आप इन प्लेलिस्ट पे जाके जरूर से देखिए, या फिर ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पे जाके आप देखिए। बहुत लोगों को इससे मदद मिली है, 2-3 महीने पहले मैंने ये वीडियोस बनाया है। तो इस पे जब आप जाओगे इस प्लेलिस्ट पे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे मैंने हाउ आई स्कोर्ड हाई मार्क्स, हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स क्लियर, ये सब जो इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई, इसमें टोटल आपको 15 वीडियोस मिलेगा आपको। ये 15 वीडियोस जनरली 4 से 5 मिनट का है, कोई 10 मिनट का है, ऐसे ही। और इस पे व्यूज भी अच्छे खासे हैं, तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि ये ब्लाइंडली नहीं बताया गया है कि ब्लाइंडली आप ये ट्रिक फॉलो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और शॉर्टकट्स इसमें नहीं बताया गया। इसमें आपको एक प्रॉपर नॉलेज जो एक सीरियस एस्पिरेंट को होता है प्रीलिम्स के लिए वो जानना जरूरी है। प्रॉपर जो स्पेक्ट्रम पढ़ना है, लक्ष्मीकांत पढ़ना है, बिपिन चंद्रा पढ़ना है, ये सब जो किताबें हैं बेसिक, वो पढ़ने के बाद जो आपका नॉलेज बेस काम आता है 360 डिग्री, उसके बारे में बात की गई। तो एक बार जाके जरूर चेक करिएगा, मैं प्लेलिस्ट और कमेंट सेक्शन में भी इसको डाल दूंगा। फिलहाल ये वीडियो जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ये वीडियो 2022 का जो यूपीएससी का प्रीलिम्स है, जीएस 1 का जो पेपर है उसके ऊपर है। तो हम देखेंगे कि उस पेपर पे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे आपके साथ में रिवाइज करूंगा कि कैसे उन क्वेश्चंस को बनाना है। एग्जाम हॉल में क्या होता है कि कभी कभी हम फंस जाते हैं, लेकिन इसमें जो 10 क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। ऐसे करते करते हम 2022, 2023, 21, 20, 19 एटलीस्ट 5 इयर्स का क्वेश्चंस तो करेंगे, क्योंकि मुझे तो अभी यूपीएससी देना नहीं है। मैंने काफ़ी लेट शुरू किया था अपनी प्रिपरेशन, अब मेरे पास एज है नहीं, तो आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ ताकि ये चैनल एकदम जेन्युइन चैनल है, आपको ज़रूर मदद करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा था रैपिड फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस। अब जनरली ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, और करंट अफेयर्स से यूपीएससी काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है। अगर आपने करंट अफेयर्स के मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर जाकर जरूर देख सकते हैं कि कैसे वो पीवाईक्यूज फॉर्म करता है करंट अफेयर्स से, और कैसे आपको करंट अफेयर्स पढ़ना भी चाहिए एज ए एस्पिरेंट, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट। अब देखिए न्यूज में काफी ज्यादा रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि श्रीलंका जो है, इंडिया यहाँ पर है और यहाँ पे आपका श्रीलंका है। तो ये श्रीलंका जो है, इसने काफी लोन लिया था, और लोन लिया था किससे, तो आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लिया था। और वो लोन चुका नहीं पाया था, बाद में और ज्यादा डेब्ट में चला गया था। तो कहीं ना कहीं फिर चाइना से लोन लिया, चाइना को अपना एक पोर्ट दिया था। ये श्रीलंका का जो सदर्न साइड पे एक पोर्ट है, हम्बन टोटा पोर्ट करके, वो भी काफी न्यूज में रहता है। तो ये वाला पोर्ट लीज पे दे दिया 99 ईयर्स के लिए चाइना को, क्योंकि उससे उसके भी पैसे नहीं वापस दे पाए। तो ऐसे करके श्रीलंका काफी न्यूज में था, क्योंकि उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग इम्प्लीमेंट कर दी थी अपने पूरे नेशन में, उसके कारण डेप्ट में आ गया। और भी काफी रीजंस थे, उनके पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं था, जिसके कारण उसे लोन लेना पड़ा था, और काफी न्यूज में था। तो इस कारण से ये पूछा था यूपीएससी। तो इससे आपको सीखना क्या है कि जो कुछ भी न्यूज में है, जो कुछ भी बार बार ये एडिटोरियल में बार बार आर्टिकल्स में डेली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हर दिन ऑब्वियसली रिपीट हो रहा था। जब आप 2022 का ये क्वेश्चन है, आप जाके देख लेना, जून या मई में एग्जाम हुआ होगा, उसके पहले जाके देखना, हर एडिटोरियल में रिपीट हो रहा था। अब नहीं। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है
कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं, जो बेसिक अगर आपने सीरियस एस्पिरेंट हो, आप अपनी तैयारी की है तो आपसे बन जाएगा। ये स्टेटमेंट्स लंबे लंबे इंक्रीज करके जानबूझ के आपसे पूछता है ताकि आपको कंफ्यूज कर पाए। अब एनईआर क्या होता है मैं आपको जनरली अब डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज कर लीजिए आप $1 बराबर मान लीजिए 20 रुपया चल रहा है, यानी 20 रुपये अपने पॉकेट से देके आप $1 खरीद सकते हैं। अब क्या हुआ कि एनईआर का जो रेट है $1 का वो अब बढ़ के 40 रुपया हो गया। यानी क्या हुआ कि 20 रुपये अपने पॉकेट से देके आप $1 खरीद रहे थे, अब आपको 40 रुपये देना पड़ा। यानी क्या हुआ, रुपी कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले। अब मान लीजिए कोई फॉरेनर इंडिया में आ रहा था तो $1 वो एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा रहा था तो उसे 20 रुपये मिल रहे थे पहले, पहले के केस में, केस वन। अब उसी को 40 रुपये मिल रहे हैं। तो जनरली क्या हो रहा है कि वो ज्यादा पैसे से यहाँ पे खरीदारी करेगा। तो एक्सपोर्ट क्या होता है उस केस में, जनरली आगे हम देखेंगे, पर यहाँ पे आपको बेसिक ये समझना है कि $1 जो 20 रुपए था अब $1 40 हो गया। तो आपके पॉकेट से ज्यादा रुपए लगेंगे $1 को खरीदने के लिए। तो उससे क्या हुआ कि रुपी जो हो गया वो डीवैल्यूएट हो गया, रुपी कमजोर हो गया। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम इंक्रीज करेंगे एनईआर में तो रुपी एप्रिसिएट होगा, उल्टा बोल रहा है। हमेशा यूपीएससी जनरली आपसे करता क्या है कि क्वेश्चन में आपसे लॉजिक उल्टा करके दे देगा। जैसे यहाँ पे उसको लिखना चाहिए था डिप्रेसिएट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है उसने अप्रिसिएट हो रहा है। आप देख रहे हो ना, $1 20 था अब 40 हो गया, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुआ, यहाँ पे करेक्ट पूछा है आपसे, तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाइएगा, 1 गलत कर दीजिए आप। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचे, 50-50 पे आप आ गए। यही खूबसूरती है यूपीएससी एग्जाम की। अब जैसे ही आप 50-50 पे आए तो सेकंड वाला तो सही है क्योंकि दोनों में सेकंड है, और थर्ड यानी सेकंड और थर्ड दोनों सही है। और वन, सॉरी, वन भी यहाँ से गलत हो गया ना, तो ऐसे ही ऑप्शन आपके निकल गए, सॉरी। 50-50 पे भी नहीं आया, अब एग्जैक्टली एक ही स्टेटमेंट गलत करके आ गए। लेकिन आगे हम देखते हैं कि कैसे हुआ। एन इंक्रीज इन द आरईआर इंडिकेट्स एन इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड। अब ऑब्वियसली ये जो है आपका एनईआर और आरईआर के बीच का डिफरेंस यही होता है कि नॉमिनल इफेक्टिव में जनरली जो इन्फ्लेशन की वैल्यू होती है वो एडजस्टेड नहीं होती है, रियल वाली में हम एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो $1 बराबर 20 है, $1 बराबर 40 है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इससे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस अच्छा हुआ है इंक्रीज होने से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखिए तो जो फॉरेनर $1 अपने एयरपोर्ट पे, इंडिया के एयरपोर्ट पे आके 20 रुपए उसे मिल रहे थे तो 20 रुपए की खरीदारी कर पा रहा था, यहाँ से ट्रेड कर पा रहा था इंडियन रुपये में। वो 40 रुपए का ट्रेड करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा। या फिर जनरली आप देखो तो वो क्या करेगा, इंडिया से वो सामान लेगा। मतलब जनरली 40 रुपए में वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से सामान लेके जाएगा तो ट्रेड इंडिया का बढ़ा। वैसे ही इंक्रीजिंग ट्रेड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्री लाइकली टू कॉज इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन एनईआर। ये तो जनरली डेफिनेशन लिखती है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड से क्या हो रहा है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन बढ़ रहा है एनईआर और एडीआर के मतलब। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी आपसे पूछता है। एक डेफिनेशन डाल दिया, यहाँ पे दो लॉजिक आपसे चेक किया, तो सेकंड वाला तो सही है, फर्स्ट वाला आपका गलत डाला, उल्टा डाला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एंड 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई आरबीआई इज लाइकली टू बाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब देखिए फिर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है, इजी होगा। पहले हम एक एक स्टेटमेंट सॉल्व करते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, मान लीजिए कि एक क्लास है जिसमें 20 लोग हैं और 20 लोग को 20 बनाना चाहिए, टीचर के पास 20 बनाना है, सभी को एक एक बनाना चाहिए। लेकिन इन्फ्लेशन हाई होने के कारण जनरली सबके हाथ में पैसा ज्यादा है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो सब लोग अपना मुंह मुताबिक दाम देने को तैयार हो जाएंगे, बिडिंग होने लगेगा बनाने के लिए। तो बनाने का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो एक तरह का इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन अगर हाई है ऐसे केस में समझिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, अगर इन्फ्लेशन हाई है तो मनी सप्लाई उन 20 लोगों के पास, 20 स्टूडेंट्स के पास सिस्टम में हमेशा हाई हो, जब भी इन्फ्लेशन हाई होगा तो मनी सप्लाई को रिड्यूस करेगा। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि आरबीआई बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाई करने लगे तो उसके पास क्या आएगा, अगर वो बाई करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो जनरली उसे पैसा, आरबीआई को क्या होगा, पैसा आदमी को देना पड़ेगा। मतलब आरबीआई ये है और उसने बाई किया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उसने पैसा किसको दिया, पैसा वापस फेंका
ये कैश वापस सिस्टम में फेंका तो उससे क्या हुआ, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। और मैंने आपको अभी बताया कि इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई ऑलरेडी इंक्रीज है, उसमें मनी सप्लाई वो ऑलरेडी इंक्रीज नहीं करेगा, मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए उसे सेल करना चाहिए था। आरबीआई के पास अगर कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता, तो उससे क्या होता, जो सिस्टम में पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, बहुत सारा पैसा, वो आरबीआई के पास चला जाता और इससे क्या होता, मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाता और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता। लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है। अभी इससे पहले क्वेश्चन भी आपने देखा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में कैसे यूपीएससी जनरली कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछता है, वहां पे बाई की जगह सेल कर देगा, सेल की जगह बाई कर देगा। इससे पहले आपने देखा डिप्रिसिएशन की जगह एप्रिसिएशन कर दिया। तो ये सब टर्म्स को आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ना है और इन चीजों पे ध्यान देना है जब क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो वैसे ही आप आराम से फर्स्ट स्टेटमेंट गलत करोगे तो आपके सभी ऑप्शंस यहाँ से 3 ऑप्शंस कट जाएंगे, आपके पास सिर्फ बचेगा 2 एंड 3। तो आप इसको क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो। एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप जनरली ऐसे सॉल्व कर सकते हो ऑप्शन एलिमिनेशन की वजह से। इफ द रुपी इज रैपिडली डिप्रिसिएटिंग, आरबीआई इज लाइकली टू सेल डॉलर्स। अब रुपी अगर डिप्रिसिएट कर रहा है, अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला केस कि अगर $1 बराबर 20 रुपया है, और उस केस में फिर से क्या हो रहा है कि $1 बराबर 40 हो जा रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, रुपी यहाँ पे डिवैल्यूएट हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, एक ही चीज होता है, यानी रुपी कमजोर हो रहा है। अब रुपी इस केस में कमजोर हो रहा है तो उससे उस समय आपसे पूछ रहा है कि आरबीआई सेल करेगा डॉलर्स। तो ऑब्वियसली आरबीआई डॉलर्स जब सेल करेगा तो क्या होगा, रुपी उसके पास आएगा, और रुपी आएगा तो फिर ज्यादा रुपी उसके पास आएगा तो रुपी क्या होगा, फिर से स्ट्रांग हो जाएगा। तो इस तरह से लॉजिक आपसे पूछता है। इफ इंटरेस्ट, स्टेटमेंट आपका सही हो गया, बेसिक है। इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वेयर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स। अगर इंटरेस्ट रेट यूएसए और यूरोप जैसे कंट्री में अगर गिर जाएगा, कम होगा, तो आरबीआई क्या करेगा, बाई करेगा डॉलर्स। दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाई डॉलर्स। क्यों करेगा वो डॉलर बाई, क्योंकि वहां पे लोग इंटरेस्ट रेट कम होने के कारण ज्यादा लोन पे चीजें लेंगे। तो आरबीआई भी सोचेगा कि हम क्या करें, जाके डॉलर्स बाई कर लें, और डॉलर्स बाई करेगा तो अपने रुपीस दे के बाई करेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी वहां पे कम है। तो इस तरह से बेसिक स्टेटमेंट्स आपको देगा, तो एक स्टेटमेंट भी अगर आपको पता है तो बाकी स्टेटमेंट्स आप इजिली सॉल्व करके ले सकते हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन पूछा था, विद रेफरेंस टू G20 कॉमन फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन इनिशिएटिव इंडोर्स्ड बाय द G20 पेरिस क्लब। ये बेसिक G20 बहुत ही ज्यादा न्यूज में था और G20 से बेसिक क्वेश्चन इसने पूछा, जो सबको पता है कि पेरिस क्लब और ये सब से रिलेटेड है, तो ये तो सही था। इट इज एन इनिशिएटिव सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज। अब किसको नहीं पता है कि G20 का निर्माण ही हुआ था कि एक फिनेंशियल सिस्टम के रूप में काम करने के लिए, ताकि जो लो इनकम कंट्रीज है उनको मदद की जाए। तो ये दोनों आंसर सही है, बोथ 1 एंड 2। तो कभी कभी यूपीएससी आपसे बेसिक करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, जहां पे वो आपके बेसिक नॉलेज जानने की कोशिश करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो बहुत ही इजी पूछता है आपसे यूपीएससी। तो यहाँ पे उसने आपसे पूछा है कि बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो बिल होता है वो आपको भी पता है कि 368 होता है नंबर। 368 आर्टिकल के अंदर जनरली ये अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें जनरली प्रायर रिकमेंडेशन नहीं लगता है। जब एक बार बिल पेश किया जाता है, जब वो एक्ट बनता है, तब उस टाइम प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम ही गलत था। तो 1 जैसे ही आप काटते तो 2 एंड 3 इसका भी आंसर हो जाता। देखिए कितना इजी था। अब सेकंड और थर्ड भी पढ़ लेते हैं। When a constitutional amendment bill is presented to the president of India, it is obligatory for the president of India to give her assent। बिल्कुल सही बात है। एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल प्रेजेंट कर दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, तो जनरली उसे देना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास जो पावर्स है हमारे पॉलिटी में, आप देखोगे कि वो नॉमिनल हेड है। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड बना के रखा है, जो रियल पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, कैबिनेट के पास। तो जनरली ये स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। एकदम सही बात है। जनरली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बैठाया जाता है। मान लीजिए कि बिल पे डिस्प्यूट हो गया लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, तो वो बिल पे एक ज्वाइंट जो सिटिंग बैठेगा ताकि उस बिल पे क्लैरिफिकेशन लाया जा सके,
तो वो नहीं बैठता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एक स्पेशल टाइप का बिल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को आप अमेंड कर रहे हैं। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, लक्ष्मीकांत से एक सवाल है, डायरेक्ट सवाल है, इजी सवाल है। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ वो काम लोकसभा कर सकता है, राज्यसभा नहीं कर सकता। टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये चीज तो सिर्फ और सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में ही पास हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में जो मेंबर्स आते हैं, वो जो प्रतिनिधि आते हैं, वो जनरली वोटिंग से आते हैं, डायरेक्ट वोटिंग से आते हैं। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। सेकंड तो सही होगा। जब सेकंड सही होगा तो ये दो ऑप्शन तो आपका कट गया। करेक्ट पूछा है आपसे, तो या तो 1 और 2 होगा या 2 होगा, 3 तो होगा नहीं, तो 3 ऐसे ही गलत हो गया। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इम्पीच करने का पावर लोकसभा के पास भी है और राज्यसभा के पास भी है, आपको पता होगा, आपने थोड़ी भी सही से तैयारी की। और टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये भी लोकसभा के पास है और राज्यसभा के पास है। तो सिर्फ और सिर्फ ये सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो लोकसभा का एक्सक्लूसिव पावर है, जो सिर्फ लोकसभा के पास है। जैसे मनी बिल सिर्फ लोकसभा इंट्रोड्यूस हो सकता है, मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, वैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक। अब इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में ऐसा कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है, तो हमेशा गलत होता है। एक तरह का क्वेश्चन क्या है कि आपको प्रेशर बना रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कह रहा है। हाँ, हमें पता है कैबिनेट मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्जेस भी होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी होता है और डिप्टी मिनिस्टर भी होता है। 4 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, एकदम सही लिखा है इसने, 4 रैंक्स ऑफ मिनिस्टर। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं बोलता है। तो पहला हो गया आपका गलत। यहाँ से आपका दो ऑप्शंस गए, 50-50। अब सेकंड देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। बिल्कुल इजी स्टेटमेंट है, लक्ष्मीकांत के जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसके पहले दूसरे पेज पे ही है। बिल्कुल ये सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। नेक्स्ट जाते हैं, with reference to anti-defection law in India, anti-defection in 10th schedule, the law specifies that a nominated legislator cannot join any political party within 6 months। देखिए यहाँ पे वर्ड प्ले किया, यूपीएससी जनरली आपसे हमेशा वर्ड प्ले करता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए नियम क्या है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर है अगर वो, तो वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द 6 महीना तक वो कर सकता है नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन 6 महीने के बाद नहीं कर सकता। यहाँ पे कैन नॉट लिखा है, यहाँ पे कैन होगा, तो पहला हो गया गलत, वर्ड प्ले किया इसने। जैसे मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड, बाई की जगह सेल लिख देना, वर्ड प्ले करना, डिप्रिशिएट की जगह अप्रिशिएट रख देना, ये यूपीएससी की पुरानी आदत है, आप इससे वाकिफ हो जाइए। तो लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रेसिडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड। बिल्कुल सही बात है। आप जब कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो लॉ में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि इतना टफ समय होना चाहिए, 2 घंटा, 10 दिन, 15 दिन, जिसके बीच में आपको ये डिसीजन लेना है। तो सेकेंड ओनली आपका सही हो जाएगा। अब देखिए, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन यानी CH4 एंड नाइट्रस ऑक्साइड। अब आपको पता है कि राइस जो होता है, पैडी जो होता है, वो जब हम ग्रो करते हैं तो काफी ज्यादा मीथेन प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन कह दिया, कॉटन, कॉटन मीथेन नहीं प्रोड्यूस करता, शुगर केन नहीं करता, व्हीट भी नहीं करता। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज आपसे चेक करना चाह रहा है। राइस पैडी फील्ड में जनरली मीथेन प्रोड्यूस होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। तो जनरली आपको करना क्या है कि जब आपको पेपर मिलता है ना, मैं यही करता था कि जो सबसे इजी इजी क्वेश्चन है वो पहले आपको बना लेने, ताकि कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाए। देखिए अगर इकोनॉमिक्स आपका स्ट्रांग है और इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्चुअल पार्ट आपका स्ट्रांग है, तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट पहले बना लीजिए, एक ही स्टेटमेंट से आप आंसर पे चले जाइएगा एलिमिनेशन से। वैसे ही ज्योग्राफी आपका स्ट्रांग है तो आप पहले इजी क्वेश्चन बना लीजिए, पॉलिटी स्ट्रांग है तो पॉलिटी के इजी क्वेश्चन आप बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इंडिया है और इस इंडिया में जनरली आपसे क्या पूछा है, ये आपसे पूछना चाह रहा है नामचा बारवा गढ़वाल हिमालय। अब नामचा बारवा किसको नहीं पता है कि जनरली नामचा बारवा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, ब्रह्मपुत्रा जो ट्रेवल करते हुए आती है नामचा बारवा से ही
साउथ में मुड़ती है और फिर असम की तरफ फ्लो करती है, फिर बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो ये नामचा बारवा जो है जगह, ये किसी ने भी थोड़ी सी सीरियस तैयारी की होगी, एनसीईआरटी पढ़ी होगी ज्योग्राफी की, तो पता होगा कि अरुणाचल प्रदेश में है। गढ़वाल हमारा उत्तराखंड में है। देखिए उत्तराखंड से अरुणाचल का कोई मेल जोल ही नहीं है, और अब देखिए कहाँ से गलत किया है। तो पहला तो आपका हो गया गलत। सेकंड आपका बोल रहा है नंदा देवी कुमायूं हिल्स, बिल्कुल सही। नंदा देवी जो है उत्तराखंड में, कुमायूं में। और नोकरेक देखिए फिर से सिक्किम लिखा है। नोकरेक आपको भी पता है, जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो नोकरेक जो है मेघालय में। गैरो खासी जैंतिया हिल्स जो है, उसमें गैरो जो है, गैरो हिल्स वो नोकरेक में पड़ता है। खासी जो है वो शिलोंग में पड़ता है, मेघालय की जो राजधानी है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका, सॉरी, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपका गलत है। तो पहला तीसरा गलत हो गया, तो वन वन हटा दीजिए, जहाँ वन थ्री है हो गया टू वन लिया, ऐसे ही सही। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे यूपीएससी जनरली पूछना चाहता है। और जो इजी क्वेश्चंस हैं आज मैंने आपको करके दिखाए, जो कितने टाइम लेता है। अगर आपने सही से तैयारी कर रखी है, सीरियस एस्पिरेंट हो आप, तो जनरली इन क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर जाओगे। एग्जाम हॉल में कभी कभी इजी क्वेश्चंस में आप ज़्यादा सोच लेते हो, तो वहाँ पे गलती होता है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, पैनिक कर जाते हैं कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, होता है। तो इस चीज़ के लिए रिवीजन आपको बार बार करनी चाहिए। रिवीजन अगर आप बार बार करोगे तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा। और अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब प्रीलिम्स 2024 तक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस, इस तरह के रिवीजन वीडियोस आएंगे आपके प्रीलिम्स जीएस 1 पेपर के 2022 2021। तो ऐसे करके आप कभी खाली टाइम पढ़ाई कर भी रहे हो, जेन्युइन चैनल है, इस पे आ जाया करो, थोड़ी सी वीडियोस 8-10 मिनट की देख लिया करो, आपको हेल्प करेगा। और बाकी भी वीडियोस मैंने बनाई है, मैंने डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा उसके लिंक। ऑलरेडी आपको अपने देखी भी होगी, और बाकी जो नहीं देखी है वीडियोस, वो जाके नई वीडियोस अभी देखो, आपको जरूर मदद मिलेगा। थैंक यू।